शार्क टैंक इंडिया से कौन परिचित नहीं है। सीजन 1 ने ही इतना तहलका मचाया था कि घर घर में बिजनेस की बात होने लगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होने लगी। शार्क सभी के फेवरेट हो गए और सभी शार्क्स में एक शार्क हटकर भी थे जिनका नाम है अशनीर ग्रोवर, क्योंकि बाकी शार्क से उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल अलग था, बिल्कुल साफ और बिल्कुल बेबाक। कभी कभी ऐसा लगता था कि कुछ ज्यादा इंसल्ट कर देते हैं। मगर ये बात भी उतनी ही तय है कि अशनीर ग्रोवर के फैंस भी बहुत ही ज्यादा हैं। पर कमाल की बात है ना कि एक तरफ उनकी फेम बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उनकी लाइफ में बहुत कुछ घट रहा था। क्योंकि जैसे ही सीजन एंड हुआ तो हमने सुना कि अशनीर को भारत पे से रिजाइन करना पड़ा। मीडिया में कई तरह की खबरें आईं, सोशल मीडिया में कई तरह की अफवाहें फैली। खुद अशनीर की जब क्लिप्स या रील्स या शॉर्ट्स में हम देखते हैं तो उनके कहे सेंटेंसेस से पूरी कहानी समझ में नहीं आती है ना। मगर आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज हम आपके लिए एक समरी नहीं, एक बॉम्ब लेकर के आए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा, मैं हूं एक गिगलर। गीगल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज की बुक समरी है दोगलापन, द हार्ड ट्रुथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स, जिसे लिखा है अशनीर ग्रोवर ने। पर जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि ये बुक नहीं है, ये तो एक बॉम्ब है। हम में से कौन है जिन्होंने टीवी और सोशल मीडिया पर अशनीर ग्रोवर के बारे में फेक न्यूज और कंट्रोवर्सीज को नहीं सुना। मगर आज इस समरी के जरिए आप खुद अशनीर की जुबानी सच्चाई सुनेंगे। कैसे उन्होंने भारत पे को वो कंपनी बनाया जो वो आज है। कोटक बैंकर्स के साथ प्रॉब्लम की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आई वो वायरल ऑडियो फाइल जो ट्विटर पर पब्लिश की गई थी, किन घटनाओं की वजह से अशनीर ने कंपनी से रिजाइन कर दिया। इन तमाम सवालों के जवाब आज आपको इस समरी में मिलेंगे। समरी शुरू करूं उससे पहले अशनीर ग्रोवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि आप जानते हैं, मगर फिर भी अशनीर ग्रोवर भारत पे के फॉर्मर को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इससे पहले वो कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर और ग्रोफर्स में CFO के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने IIT दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद IIM अहमदाबाद से MBA का कोर्स किया। अशनीर शार्क टैंक इंडिया के पहले सीजन में पैनल मेंबर भी थे। वो $240 मिलियन की इक्विटी के साथ भारत पे में एक एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर और भारत पे में सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। आइए अब करते हैं शुरुआत आज की समरी की, जिसका टाइटल है दोगलापन बाय अशनीर ग्रोवर, ओनली ऑन गीगल। सक्सेस फेलियर है और फेलियर सक्सेस है। अशनीर ग्रोवर के लिए दोगलेपन के यही मायने हैं। ये बुक उनके पर्सनल ओपिनियन पर बेस्ड है, जिसमें वो अपने हिस्से का सच रीडर्स के सामने रखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं कि उनके फेलियर और सक्सेस में किन किन लोगों का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस समरी के दौरान आपको कई तरह के इमोशंस फील होंगे, जैसे एक्साइटमेंट, गुस्सा और शॉक। अपनी बुक के जरिए अशनीर बिना किसी लाग लपेट के खुलकर अपनी बात रखते हैं कि कुछ लोगों के बारे में उनकी क्या राय है। आप उन्हें पसंद करते हैं या नापसंद, ये आप पर है। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि वो इस बुक के जरिए दुनिया को अपने हिस्से का सच बताना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी कि कैसे वो कंपनी के को फाउंडर से मिले, स्टेप बाय स्टेप एक कंपनी खड़ी की, सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और अपने हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आखिर में कंपनी से रिजाइन कर दिया। वैसे आपको बता दें कि अशनीर ग्रोवर अभी भी भारत पे के लार्जेस्ट इंडिविजुअल स्टॉक होल्डर हैं। कंपनी से कंट्रोवर्शियल एग्जिट के बावजूद ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाउंडर, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं, और हम एक रीडर के तौर पर उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये जर्नी इस पहले चैप्टर से, भारत पे दी जेनेसिस। जून 2018 में अशनीर ग्रोवर को अपने IIM अहमदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज मिला। ये मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो एक चाइनीज फंड फ्यूजन के लिए काम कर रहे थे। मैसेज में लिखा था कि हम जिस फिनटेक कंपनी को फंड कर रहे हैं
उसके शुरुआती स्टेज के लिए एक सीईओ की तलाश में है। अगर तुम्हें इस पोजीशन में इंटरेस्ट हो तो हमें बताना। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अशनीर का पहला रिएक्शन था कि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें सीईओ की जरूरत क्यों पड़ रही है। वो थोड़े हैरान थे, इसलिए उन्होंने रिप्लाई किया और मीटिंग के लिए पूछा। कुछ ही दिनों बाद भाविक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी के साथ आईआईटी दिल्ली कैंपस में उनकी मीटिंग हुई। अशनीर ने सोचा था कि मीटिंग ज्यादा से ज्यादा घंटे भर चलेगी, लेकिन मीटिंग 4 घंटे तक चली। भाविक और शाश्वत एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। दोनों भावनगर गुजरात से थे। शाश्वत के पिता एक इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे, भाविक के इंस्ट्रक्टर थे। शाश्वत ने अभी अभी आईआईटी दिल्ली से अपना 3rd ईयर कंप्लीट किया था, जबकि भाविक 5 साल बड़े थे और उनके साथ हॉस्टल में रह चुके थे। दोनों ने आईआईटी दिल्ली के 3 स्टूडेंट्स के साथ यूपीआई हैकेथॉन जीता था। भाविक ने अशनीर को समझाया कि सारे यूपीआई पेमेंट ऐप एक सिंगल क्यूआर पर चल सकते हैं। इस आइडिया में दम तो था, क्योंकि मनी ट्रांसफर कस्टमर से कस्टमर और कस्टमर से मर्चेंट तक सेम प्रिंसिपल पर काम करता था। उस टाइम पेटीएम और फोन पे मर्चेंट से हर ट्रांजैक्शन पर 2% चार्ज कर रहे थे। भाविक इस चार्ज को कम करके 1% तक करना चाहते थे, ताकि वो मर्चेंट्स को अपना नया ऐप यूज करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। अशनीर ने कहा कि अगर वो लोग 1% चार्ज करते हैं तो वो गेम चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर किसी कॉम्पिटिटर ने लास्ट में 0.9% रेट सेट कर दिया तो इस बात की होड़ लग जाएगी कि कौन सबसे कम रेट दे सकता है। यहाँ ये बात साफ थी कि भाविक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, जबकि अशनीर बिजनेस साइड देख रहे थे। अशनीर ने सजेस्ट किया कि अगर वो लोग सेलिंग के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करें तो कुछ बात बन सकती है। वो अपनी सर्विस फ्री रख सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट्स उनका ऐप यूज करें। भाविक को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी कंपनी को बनाने के लिए अशनीर जैसे ही को फाउंडर की जरूरत है। उन्होंने और शाश्वत ने 2 महीने पहले ही कंपनी स्टार्ट की थी और दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन भाविक सीईओ नहीं बन सकते थे, क्योंकि उन पर यूएस में क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का चार्ज लगाया गया था। भाविक को पता चला कि अगर आपको किसी का सोशल सिक्योरिटी नंबर पता चल जाए तो आप उनका क्रेडिट कार्ड अपने पास डिलीवर करवा सकते हैं। इसके लिए किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाविक के दोस्त ने इस थ्योरी को ट्राई करने के लिए कुछ क्रेडिट कार्ड्स एक्सेस करने की कोशिश की थी, लेकिन एफबीआई ने भाविक को पकड़ लिया। अब यह नया फिनटेक उनके लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। अशनीर को फ्री सर्विस में बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था। मर्चेंट्स के बारे में उनकी इंफॉर्मेशन लोन और बाकी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए यूज की जा सकती थी। जहां तक कंपनी शेयर्स की बात थी तो दोनों के ही 33% शेयर थे, लेकिन अशनीर को लगा कि शाश्वत अभी बहुत छोटा है और उसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए इस बिजनेस में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाविक और शाश्वत दोनों को बराबर बराबर 24% मिलेंगे और अशनीर को 34%। बात गलत नहीं थी, क्योंकि अशनीर एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होने के नाते काफी एक्सपीरियंस थे और कोटक बैंक और ग्रोफर्स में वो सीएफओ रह चुके थे। फुजन ने उन्हें पहले इन्वेस्टमेंट के लिए $250,000 ऑफर किया, लेकिन अशनीर ने अमाउंट बढ़ाकर $2 मिलियन करने को कहा। ये डील फिर हो नहीं पाई, तो अशनीर ने दूसरा इन्वेस्टर ढूंढने का इरादा किया। उन्होंने भाविक और शाश्वत को कहा कि वो फंड रेजिंग खुद हैंडल कर लेंगे। हमारा प्रोडक्ट पेटीएम, फोन पे, पाइन लैब्स और जितने भी मर्चेंट सर्विसेज हैं सबसे बड़ा होगा। अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए यह अशनीर की पिच थी। जिस इन्वेस्टर के पास वो सबसे पहले गए वो थे एमएक्स के संजय ऋषि। ऋषि 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए मान गए। अगले थे मुंजाल हीरो ग्रुप फैमिली के अक्षय मुंजाल। मुंजाल भी 25 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। बाकी के जो शुरुआती इन्वेस्टर्स थे उनमें थे पेयू के नितिन गुप्ता, मैजिक पेन वेंचर कैटलिस्ट और एंजल लिस्ट के अंशु शर्मा। टोटल मिलाकर अशनीर ने 1.9 करोड़ का फंड जुटा लिया था। भारत के का पहला क्यूआर 15 अगस्त 2018 में रिलीज हुआ और उसके बाद से कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेक्स्ट चैप्टर है द बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब क्योंकि भारत पे सारे पेमेंट एप्स के लिए एक क्यूआर कोड ऑफर करता था, तो उन्हें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और बाकी के एप्स का लोगो अपने क्यूआर में लगाना पड़ा था।
पेटीएम और फोन पे ने अपने लोगों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। अशनीर ने ट्रेडमार्क लॉ को स्टडी किया और उन्हें इसमें एक ऐसा क्लॉज मिल गया जो ये कहता था कि किसी और कंपनी का ट्रेडमार्क यूज किया जा सकता है अगर ये कंज्यूमर अवेयरनेस और एजुकेशनल पर्पस के लिए हो तो। पेटीएम को भी तुरंत ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया। हालांकि फोन पे को अभी भी डाउट था। फोन पे के फाउंडर समीर निगम को लगता था कि पे सफिक्स पर केवल उनका हक है। उन्हें भारत पे नाम से प्रॉब्लम थी, इसलिए बाद में नए प्रोडक्ट का नाम पोस्ट पे कर दिया गया। अशनीर समझ गए कि उन लोगों को इनसिक्योरिटी है। भारत पे नाम बड़ी चालाकी से रखा गया था। ये कैची और आसानी से याद रखा जा सकता था। लोगों को ऐसा लगता था जैसे ये कोई गवर्नमेंट सर्विस है क्योंकि ये फ्री था। ऊपर से भारत का नाम यूज होने से एक भरोसा जनरेट होता था। गवर्नमेंट जब भीम यूपीआई का नाम चूज कर रही थी तो असल में वो भारत पे नाम ही यूज करने का इरादा कर रहे थे। भाविक को जब ये खबर लगी तो उन्हें यह नाम अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत इसे रजिस्टर कर दिया। फोन पे ने पे टर्म यूज करने पर भारत पे के ऊपर कॉपीराइट का केस फाइल कर दिया। ये केस 2 साल तक बॉम्बे हाईकोर्ट में चलता रहा, मगर अंत में जीत भारत पे की हुई। हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि पे टर्म पर सिर्फ फोन पे का राइट नहीं हो सकता है, क्योंकि पे एक कॉमन यूज होने वाला टर्म है। अशनीर अपने प्रोडक्ट के लिए अर्ली टेक सॉल्यूशन निकालने में जुट गए। भारत पे के पहले क्लाइंट थे दिल्ली के फेमस कंप्यूटर मार्केट नेहरू प्लेस के 1000 मर्चेंट। शुरुआत में उन्हें अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए टेक सॉल्यूशन का एक जुगाड़ निकालना पड़ा। मर्चेंट्स के क्यूआर कोड भीम यूपीआई ऐप पर क्रिएट किए गए और हर एक ट्रांजैक्शन का नोटिफिकेशन भाविक के फ़ोन पर आता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर भाविक प्लेन से कहीं जा रहे हों तो उन्हें पूरी फ्लाइट के दौरान कोई नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। अशनीर इसका रास्ता निकालना चाह रहे थे ताकि मनी फ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। उन्हें किसी बैंक के साथ टाई अप करना था ताकि जब कोई कस्टमर पेमेंट करे तो पैसा सीधे भारत पे के बैंक अकाउंट में चला जाए और बदले में वो लोग मर्चेंट को रियल टाइम में पे कर सके। सबसे पहले अशनीर येस बैंक के पास गए। असल में जब वो ग्रोफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे तब उन्होंने उनके साथ बहुत काम किया था। भारत पे की सर्विस मर्चेंट्स के लिए तो फ्री थी, पर उन्हें इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रांजैक्शन के लिए यस बैंक को पे करना पड़ेगा। 2000 रुपए से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन पर 0.65% का रेट था। अशनीर ने यस बैंक को भरोसा दिलाया कि वो लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मर्चेंट्स को भारत पे के साथ जोड़ेंगे। भाविक ने यस बैंक मुंबई के ऑफिस में अपने इंजीनियर सेट कर रखे थे। 3 ITI स्टूडेंट्स जो शाश्वत के साथ आए थे उन्हें ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप दी गई थी। भाविक ने एक बाहरी टेक एजेंसी और शाश्वत के पिता के इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को भी हायर किया। वो लोग जितना हो सके अपनी टेक कॉस्ट बचाना चाहते थे। उसके बाद अशनीर का काम था कि मर्चेंट्स को रियल टाइम में कैसे पे किया जाए। पहले मॉडल का गोल था मर्चेंट्स को लाकर अपने साथ जोड़ना, उनके बैंक अकाउंट का डिटेल लेकर उन्हें एक खास QR कोड के साथ वेलकम किट भेजना। इस काम को उन्हें जल्द से जल्द अंजाम देना था, इसीलिए अशनीर को प्री प्रिंटिंग QR कोड का आइडिया आया। जैसे ही कोई मर्चेंट अप्रूव होता वो लोग उसका बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड एंटर कर देते। उसके बाद प्री प्रिंटेड QR कोड उस मर्चेंट के साथ ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाता। पेटीएम और फोन पे हर ट्रांजैक्शन पर 2% चार्ज कर रहे थे। साथ ही वो ट्रांजैक्शन होने के बाद मर्चेंट्स को 2 दिन बाद पेमेंट भेजते थे। लेकिन भारत पे ने रियल टाइम पेमेंट और फ्री सर्विस के साथ सारा सिस्टम ही पलट दिया था। जैसे अगर आप स्टोर ओनर हैं तो आपको कस्टमर्स द्वारा पे किया जाने वाला पूरा पैसा मिलेगा, वो भी बिना कोई चार्ज या फीस काटे और तुरंत, यानी ऐप में कस्टमर के क्लिक करते ही उनके पास पैसा पहुंच जाता। भाविक टेक साइट संभाल रहे थे, जबकि अशनीर बैंकिंग रिलेशनशिप्स, फंड रेजिंग, मैनेजिंग स्ट्रेटेजी, नए प्रोडक्ट का लॉन्च और टीम बनाने में बिजी थे। इसलिए उन्होंने दूसरे को फाउंडर शाश्वत को अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट लॉन्च करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस पॉइंट पर आकर भारत पे कई मर्चेंट्स और ट्रांजैक्शंस पर काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहा था। अब कंपनी को कोई ऐसा चाहिए था जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल सके। नेक्स्ट चैप्टर है द स्टेयरवेज टू सक्सेस। भारत पे का ऑफिस मालवीय नगर में था, जहां कंपनी 2019 की शुरुआत में ही शिफ्ट हो गई थी। कंपनी ने एक बिल्डिंग का पूरा 2nd फ्लोर ले रखा था।
अशनीर काफी करीब से टीम साइज पर नजर रखे हुए थे। उनके हिसाब से ज्यादा एम्प्लॉयज वाली एक टेक कंपनी इनएफिशिएंट है। आधे फ्लोर पर पहले उनके 60 एम्प्लॉयज हुआ करते थे और जब उन्होंने पूरा फ्लोर लिया तो उनके पास 125 के करीब एम्प्लॉयज हो गए थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने 60 और इंजीनियर्स के लिए बगल वाली बिल्डिंग में एक और ऑफिस रेंट पर लेना पड़ा। इसके बाद अशनीर अपने कुछ गेम चेंजिंग प्रोडक्ट्स में बिजी हो गए, जिनमें से एक था मर्चेंट्स के लिए लोन का इंतजाम करना। जहां बाकी बिजनेस कस्टमर्स को लुभाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं बैंक्स को लगता है कि लोगों को डराए बिना उनका काम नहीं चलने वाला। जैसे अगर आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले बैंकर आपको सिर से लेकर पैर तक घूरता है। वो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल से आपको जज करता है। बैंकर आपको डायरेक्टली तो ना नहीं कहता, बल्कि अपनी फैंसी इंग्लिश में आपको कई कारण देता है, जैसे कि इंटरनल रिस्क डिपार्टमेंट ने आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया या आरबीआई को दोष देना वगैरह वगैरह। यानी कुल मिलाकर अगर किसी दिन आपका सामना सांप या बैंकर से हो जाए तो पहले बैंकर को मारना, क्योंकि वो सांप से ज्यादा खतरनाक होते हैं। अशनीर अपने हर कस्टमर को बिना किसी भेदभाव के ट्रीट करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि फिनटेक बैंक से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक एल्गोरिदम पर काम करता है। फिनटेक ज्यादा कन्वीनियंट और स्केलेबल है। ये बैंक की तरह बहुत जल्द ही फाइनेंस और बिजनेस सीख सकता है, लेकिन बैंक्स फिनटेक की तरह फास्ट टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते। अप्रैल 2019 में भारत पे ने मर्चेंट्स के लिए लेंडिंग यानी कि लोन देने का प्रोडक्ट लॉन्च किया। यहाँ हम एक फैक्ट का खुलासा करना चाहते हैं। बैंकर्स शॉपकीपर्स को कैपिटल नहीं देना चाहते, तो इन छोटे बिजनेसमैन के पास और कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि बड़े लोन शार्क से पैसा उधार लें, जो कि मंथली 4% इंटरेस्ट वसूल करते हैं। अब क्योंकि भारत पे का काम ही है कस्टमर्स की पेमेंट्स को हैंडल करना, तो कंपनी जानती है कि कौन सा बिजनेस कितनी कमाई कर रहा है। उन्होंने शुरुआत के लिए मंथली 2% इंटरेस्ट पर 2 मर्चेंट्स को लोन ऑफर किया। लो इंटरेस्ट के अलावा भारत पे ने लोन लेना बड़ा सुविधाजनक भी बना दिया था। मंथली कलेक्ट करने के बजाय पैसा ऑटोमेटिकली डेली मर्चेंट के अकाउंट से कट जाता था। इस प्रोसेस में न तो कोई झंझट था और ये बोझ को भी कम कर देता है। अगर कोई मर्चेंट भारत पे के क्यूआर कोड से डेली 1000 कमाता है तो उसे 1 लाख तक का लोन मिल सकता है, जो 1 साल में चुकाया जा सकता था, और उसके अकाउंट से संडे छोड़कर बाकी हर दिन 400 रुपये ऑटोमेटिकली काट लिए जाते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च के 1 साल बाद भारत पे को पूरे इंडिया से लाखों की तादाद में कस्टमर्स मिले। कंपनी ने लगभग $1 बिलियन का लोन दिया था और बदले में 48% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि IRR की कमाई की थी। मई 2019 में मिकी मल्का ने अशनीर को कॉल करके कहा कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो देख चुके थे कि भारत पे 2 महीने में बंद नहीं हुआ, बल्कि लगातार ग्रो करता जा रहा है। अशनीर, मिकी और कुछ दूसरे इन्वेस्टर से मिलने यूएस चले गए। फंड रेजिंग के मामले में उन्होंने अपनी खासी रेपुटेशन बना ली थी कि वो एक बहुत अच्छे फंड रेजर हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती थी। अशनीर मानते थे कि फाउंडर को लोगों के सामने आने और अपनी स्टोरी शेयर करने में घबराना नहीं चाहिए। इन्वेस्टर ढूंढना मुश्किल तो है, पर आपको कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आपने 3 बार में 100 इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया है तो ये मानकर चलिए कि उनमें से सिर्फ 10 लोग ही वाकई में इन्वेस्ट करेंगे। अशनीर के पास कोई चॉइस नहीं थी सिवाय इसके कि जिन कपड़ों में वो सोए थे उन्हीं कपड़ों में उन्हें मिक्की से मिलना पड़ा। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मिक्की के रिबिट कैपिटल से और एक और वेंचर से जिसका नाम स्ट्रीट व्यू था $50 मिलियन रेस कर लिए थे। कंपनी की ग्रोथ जारी रही। अशनीर के पास काफ़ी काम था। अब उन्हें लग रहा था कि कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए उन्हें एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की ज़रूरत है। एक हेड हंटर ने उन्हें आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के सुहेल समीर का सीवी दिया। सुहेल दिल्ली के इंजीनियरिंग कॉलेज और IIM लखनऊ से पढ़े थे। उसके बाद वो मैककिंसी के यंगेस्ट एसोसिएट पार्टनर बने। सुहेल संजीव गोयनका से मिले और ज़्यादा बड़ी रैंक पर उनकी कंपनी ज्वाइन कर ली। उनका दावा था कि उन्होंने ही कंपनी का स्नैक ब्रांड 2M। नेक्स्ट चैप्टर है सोरिंग रिलेशनशिप्स। अशनीर हमेशा अपनी कंपनी की कॉस्ट मॉनिटर करते रहते थे और हर चीज़ को लो बजट में रखते थे, जिसमें उनकी खुद की सैलरी भी शामिल थी।
कई महीनों की कड़ी मेहनत और ग्रोथ के लिए लगातार पुश करने के बावजूद अशनीर ने सिकोया के हर्षजीत सिंह को मेल लिखा और उनकी एनुअल सैलरी को बढ़ाकर 60 लाख करने के लिए कहा। लेकिन उधर से जवाब आया कि अभी अपनी सैलरी 36 लाख ही रखो। वीसी को $1 मिलियन की सैलरी मिलती है, लेकिन वो फाउंडर्स को उतना पैसा नहीं देना चाहते जितना वो डिजर्व करते हैं। वीसी को लगता है कि उन्होंने पैसा लगाया है, इसीलिए कंपनी सक्सेसफुल है, और फाउंडर्स को तो वो लोग अपना नौकर समझते हैं। तो अशनीर की बात मानने के बजाय सिकोया ने फाउंडर और ESOP शेयर्स को $3 मिलियन में खरीदने का ऑफर दे डाला। हर्षजीत ने कहा कि वो कुछ दिनों में इन्वेस्टमेंट कमेटी की मीटिंग अटेंड करेंगे और वो इन्वेस्टमेंट को अप्रूव करवा लेंगे, जो कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होगी। मीटिंग मंडे को होनी थी, लेकिन वेडनेसडे भी चला गया और अशनीर को हर्षजीत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्होंने कॉल किया तो हर्षजीत ने उनसे फॉर्मल इंग्लिश में बात की। उन्होंने कहा कि सिकोया और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अशनीर तुरंत समझ गए कि हर्षजीत साफ झूठ बोल रहे हैं। घिसा पेटा बहाना बनाने के बजाय हर्षजीत ये बोल सकते थे कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पर उनके सीनियर्स ने अप्रूव नहीं किया, या फिर इतना बड़ा अमाउंट उनकी कंपनी को रिस्की लग रहा है। लेकिन अशनीर को ज़्यादा बुरा ये लगा कि हर्षजीत ऐसे बहाने बनाकर उनकी इंसल्ट कर रहे हैं और एक टिपिकल बैंकर की तरह बात कर रहे हैं। उस दिन के बाद से अशनीर का हर्षजीत और सिकोया दोनों से भरोसा उठ गया। इस बीच अशनीर ने सुहेल समीर को दोबारा कांटेक्ट किया क्योंकि भारत पे को एक चीफ बिजनेस ऑफिसर की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन वो उस वक्त बड़े हैरान हुए जब उन्हें दुबले पतले सुहेल लंबी दाढ़ी के साथ नजर आए। सुहेल ने बताया कि 15 करोड़ मिलने की उम्मीद के बाद से ही उन्होंने RP संजीव गोयनका ग्रुप से रिजाइन कर दिया था और अभी फिलहाल वो खाली बैठे हैं और नई जॉब की तलाश में हैं। अशनीर ने सुहेल को 1.75 करोड़ एनुअल सैलरी दी और ESOP यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान में काफ़ी बड़े शेयर का ऑफर दिया और साथ ही ये भी कहा कि सारे CXO अपने एग्जीक्यूशन और बड़े स्ट्रेटेजिक मामलों के लिए सुहेल और उन्हें रिपोर्ट करेंगे। अशनीर बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जबकि सुहेल उन्हें एफिशिएंट तरीके से एग्जीक्यूट करने का काम करेंगे। शुरुआत में सुहेल अपने वर्क एथिक्स पर खरे उतरे। वो सुबह जल्दी ऑफिस पहुंचते और देर शाम तक ओवर टाइम भी करते। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑफिस में सबके साथ फ्रेंडशिप करने की भी पूरी कोशिश की। अशनीर ऑब्जर्व कर रहे थे कि सुहेल एग्जीक्यूशन में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके अंदर ओरिजिनल आइडियाज़ और बड़ा पिक्चर देखने की कैपेबिलिटी नहीं थी। फिर एक दिन अशनीर को एक बेनाम ईमेल आया जिसमें लिखा था कि सुहेल का RP संजीव गोयनका ग्रुप में किसी शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके चलते उन्हें कंपनी छोड़ने को कहा गया। यहाँ तक कि उस लड़की ने भारत पे में सुहेल के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। असल में सुहेल ने खुद रिजाइन नहीं किया था, उन्हें निकाला गया था। ये जानकर अशनीर हक्के बक्के रह गए, पर वो सुहेल को एक चांस देना चाहते थे। उन्होंने सुहेल से कहा कि उन्हें सारे मामले की खबर है और वो उस लड़की को हायर नहीं करने वाले हैं। सुहेल ये सुनकर हंस पड़े और ऐसे बिहेव किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चैप्टर है मार्टे टू वंस ओन कॉज। साल 2020 के अंत में अशनीर को सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन जसपाल बिंद्रा की तरफ से एक ऑफर मिला। जसपाल जानना चाहते थे कि क्या अशनीर बैंक के लिए बिड करना चाहेंगे। सेंट्रम शुरुआत से ही भारत पे के लिए ट्रेजरी हैंडल कर रहा था। अशनीर सेंट्रम पर भरोसा करते थे क्योंकि वो तब से उनके साथ काम कर रहे थे जब कंपनी की कोई वैल्यू, कोई पहचान नहीं थी। जिस बैंक की बात जसपाल कर रहे थे ये PMC बैंक था। RBI ने सेंट्रम ग्रुप को अप्रोच किया था कि वो इसे टेक ओवर कर सकते हैं या नहीं। PMC बैंक के घोटाले का खुलासा सितंबर 2019 में हुआ था। बैंक ने बैड लोन्स छुपाने के लिए फेक अकाउंट्स बनाए थे जिनकी कुल कीमत थी 7,000 करोड़। बैंक में पब्लिक का 10,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट खतरे में था। यही कारण था कि RBI ने PMC बैंक को सस्पेंड कर दिया था। साफ जाहिर था कि बैंक को इस बुरी हालत से बचाने के लिए किसी विजनरी की ज़रूरत थी। जसपाल स्टैंडर्ड चार्टर्ड की तरफ से एक बैंकर थे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें सेंट्रम में एक स्टेक मिल गया था। उन्हें पता था कि सेंट्रम की तरफ से कोई भी PMC डील को फंड नहीं करने वाला, इसलिए उन्हें एक पार्टनर की ज़रूरत थी। अशनीर के लिए ये गोल्डन जोड़ी थी। RBI सेंट्रम को बैंकिंग लाइसेंस देने को तैयार हो सकती थी क्योंकि यह 30 सालों से एक भरोसेमंद कंपनी रही थी।
भारत पे पीएमसी को टेक ओवर करने के लिए फंड प्रोवाइड कर सकता था। ये काफ़ी अच्छी डील साबित हो सकती थी क्योंकि भारत पे आसानी से पीएमसी को एक डिजिटल बैंक में बदल सकता था। अशनीर तुरंत 50-50 की पार्टनरशिप के लिए राजी हो गए। जनवरी 2021 में अशनीर और जसपाल ने ऑफिशियली पीएमसी की बिड ज्वाइन की। बाकी बिडर्स में थे लिबर्टी ग्रुप के संजीव गुप्ता और हैदराबाद और मुंबई की 2 और बिजनेस फैमिलीज। बिडिंग प्रोसेस जून 2021 तक यानी कि 2021 तक चलता रहा। भारत पे के अंदर इंडिया की पहली फिनटेक बनने की पोटेंशियल थी जो बैंकिंग लाइसेंस ले सकती थी। इसी बीच अशनीर उस साल की फंड रेजिंग ट्रिप के लिए यूएस चले गए। मार्च से अप्रैल 2021 के बीच इंडिया में बेहद खतरनाक कोविड वेव फैली थी। अशनीर का प्लान मई में यूएस जाने का था। वो इस पूरे पैंडेमिक के दौरान काम करते रहे। अपने काम को लेकर उनके अंदर जुनून था। उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, यहाँ तक कि फर्स्ट वेव के टाइम पर भी नहीं। कुछ एम्प्लॉय शिकायत करते रहे, लेकिन जो प्रोडक्ट वो डेवलप कर रहे थे वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता अगर उन्होंने कोविड के दौरान मेहनत नहीं की होती। अशनीर के लिए फंड रेजिंग ट्रिप छोड़ना बड़ी आसान सी बात थी क्योंकि उनके पास इस काम के लिए काफ़ी लोग थे। 2021 में अशनीर ने सुमित सिंह को जनरल काउंसिल की पोस्ट के लिए हायर कर लिया। सुमित शार्दुल अमरचंद मंगलदास में पार्टनर हैं। अशनीर जब ग्रोफर्स में थे तब उनके साथ काम कर चुके थे। सुमित का पहला फॉरेन ट्रिप तब हुआ था जब अशनीर उन्हें सिंगापुर लेकर गए थे। अशनीर सुमित की शादी अटेंड करने जयपुर भी गए थे। वो जानते थे कि भारत पे को बैंकिंग लाइसेंस लेते वक्त सुमित उन्हें कानूनी मामलों में मदद कर सकते हैं। अशनीर ने सुमित को 80 लाख का ज्वाइनिंग बोनस दिया। इसके अलावा सुमित को एनुअल सैलरी और बेनिफिट्स अमाउंट के तौर पर 1 करोड़ रुपए और ESOP वेस्टिंग भी ऑफर की गई थी। लेकिन सुमित सिंह अशनीर की तीसरी हायरिंग मिस्टेक साबित हुए। पहले और दूसरे में सुहेल समीर और CHRO जसनीत कौर शामिल थे। चौथे हायरिंग मिस्टेक थे रजनीश कुमार, प्रोफेशनल डायरेक्टर जिनसे अशनीर बाद में मिले थे। सुहेल CEO डेजिग्नेट यानी वो इंसान जो करंट CEO को रिप्लेस करता है वो बन गए। अशनीर को प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि वो अक्सर एक छोटे ग्रुप के साथ हैंग आउट करते रहे थे। सुहेल जसनीत और सेल्स के साहिल चावला के ज़्यादा करीब थे, जो एक चुगली करने और लोगों की पर्सनल बात यहाँ से वहाँ करने के तौर पर बदनाम थे। इसी दौरान भाविक को लग रहा था कि जसनीत और सुहेल की क्लोज फ्रेंडशिप कहीं प्रोफेशनल रिलेशनशिप पर भारी न पड़ जाए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ को जसनीत पर भरोसा करने में प्रॉब्लम आए। अशनीर को उम्मीद थी कि सुहेल और जसनीत मैच्योर प्रोफेशनल्स की तरह इस मुद्दे को खुद ही हल कर लेंगे। अशनीर ने जाने से पहले सबको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। उन्होंने जसनीत को एक बड़ी टेक टीम बनाने का काम सौंपा क्योंकि जब से स्टार्टअप्स के बीच बेस्ट टैलेंट हायर करने का कंपटीशन चल पड़ा था, अच्छे इंजीनियर्स का मिलना मुश्किल हो गया था। अशनीर ने भारत पे के 2 नए प्रोडक्ट पोस्ट पे और 12% क्लब को पूरा करने का काम भी सुहेल और भाविक को सौंप दिया था। उसके बाद वो 1 मई को माधुरी और अपने बच्चों के साथ यूएस के लिए रवाना हो गए। उन लोगों ने क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट किया और जल्द से जल्द वैक्सीन भी लगवा लिया। कई मीटिंग्स के बाद अशनीर आइए बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर की ओर, विच इज शार्क टैंक। भारत पे के शुरुआती एंजल इन्वेस्टर्स में से एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने अशनीर को शार्क टैंक इंडिया के बारे में बताया। अशनीर ने पहले कभी शार्क टैंक यूएस का पूरा एपिसोड नहीं देखा था, लेकिन अशनीर को पता था कि इसका फॉर्मेट कैसे काम करता है। जुलाई 2021 में उन्हें शार्क टैंक के रनर बिमल उन्नी कृष्णन की तरफ से कॉल आया। उसके बाद सोनी टेलीविजन की टीम ने कुछ मॉक पिचेस के लिए अशनीर के घर पर एक रिकॉर्डिंग सेशन रखा। अशनीर जानते थे कि अगर सोनी ने उन्हें चूज किया तो वो एक पब्लिक फिगर बन जाएंगे। वो ये नहीं चाहते थे कि इन्वेस्टर्स ये सोचें कि वो बिजनेस के अलावा दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं। इसलिए अशनीर ने रिबिट कैपिटल के मिकी और सिकोया के हर्षजीत से राय ली कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन दोनों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दूसरे मॉक सेशन के दौरान उनकी मुलाकात एक और पोटेंशियल शार्क से हुई। ये थे अमन गुप्ता, बोट ब्रांड के को फाउंडर। दोबारा सेशन अशनीर के घर पर रखा गया। अमन शार्क टैंक पैनल में आने के लिए नर्वस और एक्साइटेड दोनों थे। लंच करते वक्त अमन ने अशनीर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये लोग हमें सिलेक्ट करेंगे? अशनीर ने जवाब दिया, क्या फर्क पड़ता है, करे ना करे।
अमन ने बताया कि वो बचपन से ही यूएस शार्क टैंक देखते रहे हैं और इस शो की वजह से ही वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंस्पायर हुए थे। अगले कुछ दिनों में अशनीर को पता चला कि बाकी के शार्क्स कौन कौन हैं। उन्हें इस बात की काफ़ी खुशी थी कि वो इन सब ग्रेट फाउंडर्स के साथ काम कर रहे हैं। शार्क्स को एकदम सेलिब्रिटीज़ की तरह ट्रीट किया जाता था। उनकी अपनी वैनिटी वैन थी, उन्हें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, बाउंसर्स और असिस्टेंट मिले हुए थे जो उनके बाहर निकलते ही उनके लिए छतरी पकड़कर खड़े हो जाते थे। अशनीर को काफ़ी पैम्पर्ड और इम्पॉर्टेंट फील होता था। व्यूअर्स की तरफ से एक कमेंट ये आया कि शार्क्स शो में अपनी ड्रेस रिपीट करते हैं। लोग कहते थे कि अशनीर और बाकी लोग इतने अमीर हैं तो बार बार कपड़े क्यों रिपीट करते हैं। लेकिन जब वो लोग शूटिंग करते थे तो प्रोडक्शन टीम को क्लियर नहीं होता था कि कौन सा एपिसोड फाइनल कट में जाएगा। एपिसोड को कट और एडिट करने के बाद ही एयर किया जाता था। यही वजह थी कि व्यूअर्स को शार्क्स हर हफ्ते सेम कपड़ों में नजर आते थे। शो का सेट काफ़ी बड़ा था जिसे बनाने में लगभग 4.5 करोड़ खर्च हुआ था। शार्क टैंक के सेट डिज़ाइनर वही थे जिन्होंने कॉफ़ी विद करण का सेट बनाया था। व्यूअर्स को अक्सर लगता है कि सारे शोज स्क्रिप्टेड होते हैं, पर अशनीर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। शार्क्स ये नहीं जानते थे कि एक दिन में कितनी पिच होंगी या फिर कौन सी कंपनी पिच करेगी। अशनीर हर शूटिंग में प्रेजेंट रहते थे सिवाय उन दिनों के जब उन्हें ICC 20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए दुबई जाना था। हफ्ते में उनकी 3 दिन शूटिंग होती थी, फ्राइडे से संडे तक। अमन गुप्ता, पीयूष बंसल, माधुरी और अशनीर हर हफ्ते दिल्ली से मुंबई स्टूडियो आते थे, इसलिए सबके बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। अमन अक्सर एयरपोर्ट पर अपना मास्क उतारकर चेक करते थे कि कोई उन्हें पहचानता है या नहीं। इस बात पर अशनीर और बाकी उन्हें चढ़ाया करते थे कि कोई तुम्हें नहीं पहचानता। अब क्योंकि ये लोग सेट पर कई घंटों साथ में रहते थे तो शार्क्स के बीच अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। कई बार तो उन्हें 12-12 घंटे सेट पर रहना पड़ता था। कुछ लोग कहते हैं कि अशनीर शो में बहुत फ्रैंक या बेबाक होकर बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे वो रियल लाइफ में हैं वैसे ही शार्क टैंक में भी बात करते हैं। बिमल जो शो रनर हैं, उन्होंने अशनीर को कहा कि लोग उन्हें पहले नापसंद करेंगे लेकिन बाद में पसंद करने लगेंगे। शार्क टैंक के रिलीज होने के बाद अशनीर को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत हेट कमेंट्स आते थे। बाद में लोगों को समझ में आ गया था कि किसी कॉन्टेस्टेंट के प्रोडक्ट की यूं ही तारीफ करके बाद में उसे फंड करने से मना करने का क्या तुक बनता है। अपनी ईमानदारी के अलावा लोगों को अशनीर का हिंदी में बात करने का तरीका भी बेहद पसंद आया। उनके फॉलोअर्स में ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और वर्किंग क्लास के नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग शामिल हैं। इंडिया में शार्क टैंक की पॉपुलैरिटी के चलते अशनीर बहुत जल्द ही एक सेलिब्रिटी बन गए और इंस्टाग्राम में उनके 70,000 के करीब फॉलोअर्स हो चुके थे। लोग उन पर बने मीम्स भी खूब एंजॉय करते हैं। जब भी वो कहीं जाते हैं तो लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए जमा हो जाते हैं। अब अशनीर पब्लिक या कैमरे के सामने शाय फील नहीं करते और ना ही कॉन्शियस होते हैं। उन्हें तो अब और भी अच्छा लगता है जब लोग उनके पास आकर बोलते हैं कि शार्क टैंक ने उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट या एक्सपेंड करने के लिए इंस्पायर किया है। भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द नायका IPO एंड कोटक सागा। अशनीर की कोटक में अपनी रिलेशंस मैनेजर के साथ 23 जुलाई 2021 को यानी कि 2021 को जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी। RM सर, जोमेटो के शेयर्स 116 रुपए पर पहुंच गए हैं। अशनीर ओके, तो हम बेच सकते हैं। RM ओके सर, मैं आपको रिकॉर्ड पर रखूंगा। इसी बीच जोमेटो शेयर में लगातार उछाल आता गया। RM ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया सर, आपने 136 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचा है। जोमेटो IPO की ओपनिंग के 8 मिनट बाद ही अशनीर ने 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए थे। अशनीर ने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे जो भारत पे के दूसरे स्टार्टअप्स में उन्होंने स्टॉक से कमाए थे। वो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा बिजनेस के बजाय अर्ली स्टेज के फाउंडर्स पर इन्वेस्ट करना पसंद करते थे। हालांकि स्टार्टअप बिजनेस हाई रिस्क वाले होते हैं लेकिन इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। 2021 में कई प्राइवेट टेक कंपनियों को IPO लिस्ट में जगह मिली थी। अशनीर ऐसी ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली 4 IPO में इन्वेस्ट करना चाहते थे जिनमें थे जोमेटो, नायका, पॉलिसी बाजार और डिलीवरी। जो रिलेशन मैनेजर अशनीर के IPO इन्वेस्टमेंट को हैंडल करते थे वो वही थे जो भारत पे की वेल्थ का सेंट्रम ग्रुप में वेल्थ मैनेजमेंट देखते थे। ये रिलेशन मैनेजर थे जिन्हें अशनीर सू एंड रो बुलाते थे।
वो कोटक वेल्थ में जाने के बाद भी अशनीर के साथ काम कर रहे थे। अशनीर जोमेटो आईपीओ को लेकर कॉन्फिडेंट थे। वो दीपेंद्र गोयल को जानते थे और उनकी काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा था। जोमेटो ने पैंडेमिक में काफी अच्छा बिजनेस किया, क्योंकि कई लोग घर पर खाना ऑर्डर करते थे। लोग सुनकर हैरान रह गए जब सबको ये पता चला कि अशनीर जोमेटो आईपीओ में 100 करोड़ का इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इनमें से 5 करोड़ अशनीर की जेब से लगे हैं और बाकी के 95 करोड़ उन्होंने कोटक वेल्थ से 10% इंटरेस्ट पर लोन लिया था। जैसा कि हमने पहले बताया था, अशनीर ने अपने आरएम को इन्वेस्ट किया था कि जब जोमेटो के शेयर प्राइस 116 हो जाए तो उसे बेच दें, और उनके ऑर्डर पर जब शेयर बेचे गए तो प्राइस 136 रुपए हो चुका था। यानी अशनीर को 2.25 करोड़ का फायदा हुआ था। 2 करोड़ 25 लाख। 3 महीनों बाद अब नायका आईपीओ की बारी आई। अशनीर जानते थे कि नायका सुपर हिट साबित होगा। नायका की फाउंडर फाल्गुनी नैयर के साथ वो पहले काम कर चुके थे जब वो कोटक बैंक में थे। भारत पे और नायका के कॉमन इन्वेस्टर थे स्ट्रीट व्यू, जिन्हें नैयर पर काफी भरोसा था। अशनीर के शार्क टैंक की शूटिंग के लिए मुंबई में जाने से पहले कोटक वेल्थ में उनके आरएम ने उन्हें आईपीओ फाइनेंसिंग के डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, जो 200 पेज का था। अशनीर को उन सब पर साइन करना था। कुछ पेज पर तो कई जगहों पर साइन करना था। अशनीर जब मुंबई पहुंचे तो उन्हें माधुरी का कॉल आया, ये बताने के लिए कि आरएम उनके लिए और डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। अशनीर ने एक रेस्टोरेंट के बाहर, जहां उनकी एक मीटिंग थी, पेपर साइन किए। अगले दिन यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को आईपीओ ओपन होने वाला था। लेकिन जैसे ही अशनीर शार्क टैंक की शूटिंग के लिए तैयार होने जा रहे थे, माधुरी ने उन्हें कॉल करके ये इन्फॉर्म किया कि आरएम ये कह रहे हैं कि कोटक अब उन्हें नायका आईपीओ के लिए फाइनेंस नहीं कर सकते। अशनीर हैरान रह गए। नायका एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, तो भला कोटक को इसे फाइनेंस करने में क्या परेशानी थी? उन्होंने तुरंत अपने आरएम को कॉल करके पूछा कि आखिर बात क्या है। आरएम ने बताया कि मार्केट अभी ठीक नहीं है। अगर अशनीर को कहीं से फाइनेंसिंग मिल भी गई तो ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ मिलेंगे, इसलिए नायका में पैसा लगाना फिजूल है। अशनीर ने जवाब में कहा, तो फिर क्यों तुमने मुझसे 500 पे साइन करवाए, अगर तुम्हें आईपीओ फाइनेंस ही नहीं करनी थी तो? आरएम ने यूं ही बोल दिया कि किसी और कोटक कस्टमर को फाइनेंसिंग नहीं दी गई है। लेकिन अशनीर को सुहेल से पता चला कि कोटक ने उन्हें नायका आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं। अशनीर का मूड अब और खराब हो गया। उन्होंने अपने आरएम से एकदम सीधे सीधे बात करने का फैसला किया। उन्होंने उनसे सीधे पूछा कि उनसे झूठ क्यों बोला जा रहा है, जबकि बाकी कोटक कस्टमर्स को आईपीओ फाइनेंसिंग दी जा रही है। लेकिन आरएम बात को गोल गोल घुमाता रहा। उसके बहाने और झूठ अशनीर को कन्विंस नहीं कर पा रहे थे। अशनीर ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, ताकि मैं किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ नेगोशिएट कर लेता। आरएम के अंदर इतनी कर्टसी भी नहीं थी कि उन्हें तभी इन्फॉर्म कर देते जब वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट साइन कर रहे थे। वो लोग बड़े ही रूखे और बेपरवाह ढंग से अशनीर के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब अशनीर ने उनके सीनियर से बात करवाने को बोला तो आरएम ने अशनीर का फोन उठाना बंद कर दिया। ये आरएम, रू और सो ने सेंट्रम में भारत पे की ट्रेजरी हैंडल करने के दौरान काफी अच्छा बोनस कमाया था। इतना ही नहीं, ये लोग कोटक में सबको बोलते फिरते थे कि अशनीर ग्रोवर उनके बड़े खास क्लाइंट हैं, जिनके लिए वो अभी भी काम करते हैं। लेकिन अशनीर को एहसास हुआ कि रू और सो के अंदर गट्स नहीं है। वो सिर्फ उनके पैसे हैंडल कर रहा था, जबकि अशनीर को उसने बुरी तरह ट्रीट किया था। अशनीर को इस बात का गुस्सा नहीं था कि उन्हें 20 करोड़ खोने पड़े, बल्कि इस बात का था कि वो नायका आईपीओ में चाहकर भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए। वो इस बात पर नाराज थे कि आरएम ने उनसे झूठ बोला। इस अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से अशनीर ने भारत पे के जीसी सुमित सिंह से कोटक को एक लीगल नोटिस भेजने को कहा। इस लीगल नोटिस के जरिए अशनीर ने कोटक के सामने डिमांड रखी कि या तो वो उन्हें आगे भी फाइनेंस करते रहें या फिर अपने आरएम की इम्प्रॉपर हैंडलिंग के लिए उन्हें हर्जाना दें। कोटक कई महीने पहले से उन्हें आईपीओ के लिए फाइनेंस करने के लिए कमिटेड था और आईपीओ ओपनिंग के ठीक एक दिन पहले उन्होंने अशनीर से सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने को बोला था। लेकिन कोटक की तरफ से भी अशनीर को वही रूखा और रूड जवाब मिला जो उनके आरएम का था। कोटक का कहना था कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं की गई थी और उनके लॉयर ये साबित कर सकते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है। अशनीर के लीगल नोटिस का जवाब कोटक ने कानूनी शब्दों के साथ दिया था।
नायका आईपीओ की क्लोजिंग 1 नवंबर को हुई। अशनीर ने मामले को और तूल देना ठीक नहीं समझा, पर वो समझ चुके थे कि आज के बाद कोटक वेल्थ मैनेजमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो फिर कभी आरएम या कोटक के साथ काम नहीं करने वाले। इसके बाद अशनीर ने पॉलिसी बाजार आईपीओ पर इन्वेस्ट किया। 8 करोड़ उन्होंने अपनी जेब से लगाए और 84 करोड़ आईआईएफएल की तरफ से फाइनेंस किया गया था, जो कोटक की राइवल कंपनी थी। पॉलिसी बाजार के शेयर प्राइस बढ़कर 25% हो गए थे और अशनीर ने 2 करोड़ कमाए। अब यहां से चीजें खराब होती चली गई। 26 दिसंबर 2021 को अशनीर और भाविक को एक ईमेल मिलता है जिसका सब्जेक्ट लाइन था अशनीर एट हिज वर्स्ट। ये मेल किसी यूनिकॉर्न बाबा की तरफ से थी जिसके ट्विटर पर कई फॉलोअर्स थे। ईमेल में एक ऑडियो फाइल अटैचमेंट थी जिसमें अशनीर की आवाज की रिकॉर्डिंग थी जब वो कोटक में अपने आरएम से बात कर रहे थे। ईमेल में यूनिकॉर्न बाबा ने लिखा, मैं इस ऑडियो को पब्लिक कर दूंगा, ये जहर से भरा है। तुम लोगों को इस तरह से जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। व्हाट द फक। अशनीर ने बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कभी भी आरएम को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ उनसे जवाब और सफाई मांगी थी। अशनीर अपना बचाव करने के लिए यूनिकॉर्न बाबा को जवाब देते रहे। उन्होंने भाविक से पूछा कि क्या वो इस शख्स को जानते हैं, तो भाविक ने बताया कि उनका एक कनेक्शन है। आखिरकार यूनिकॉर्न बाबा ने ऑडियो क्लिप डिलीट करने और मार्केटिंग सर्विसेज के बदले $2,40,000 की डिमांड रखी। यानी वो साफ तौर पर अशनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे कई कारण थे जो इस इल्जाम को झूठा साबित करते थे। इसके अलावा आरएम सू ने खुद अशनीर के ऑफिस आकर उन्हें न्यू ईयर विश किया था। आरएम को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी हंसकर इस बात को उड़ा दिया। जनवरी 2022 में शार्क टैंक का पहला शो टीवी पर आया। अशनीर एक दिन सुबह उठे तो देखा कि उनके फोन पर मैसेज आ रहे हैं। मिकी मल्का ने मैसेज किया था, ट्विटर पर एक ऑडियो फाइल ने तहलका मचा रखा है। क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है? @बाबू बोंगो नाम के एक अकाउंट से एक ट्वीट हुआ था जिसमें इस कैप्शन के साथ एक साउंड क्लाउड लिंक है, अमीर फाउंडर्स बैंक एम्प्लॉयज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अशनीर ने ट्विटर को डायरेक्टली लिखकर बताया कि किसी स्कैमर की तरफ से फेक ऑडियो क्लिप है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसी शाम ट्विटर ने उस ऑडियो फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन लोग तब तक इसे यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे। कुछ दिन बाद अशनीर को एक और बड़ा झटका लगा। उन्होंने जो लीगल नोटिस कोटक को भेजा था और उसके बाद उनका जो जवाब आया था वो सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी। लेकिन इस लीगल नोटिस के बारे में सिर्फ अशनीर, सुमित और कोटक को पता था। तो सवाल अब ये था कि आखिर इस लीगल नोटिस की कॉपी मीडिया के हाथ कैसे लगी। मीडिया ने जब कोटक से इस मामले पर कमेंट करने को कहा तो उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि लीगल नोटिस वाकई में भेजा गया था और अशनीर ने वाकई में उनके एम्प्लॉय को डराया धमकाया था। इस पॉइंट पर आकर अशनीर को लगने लगा था कि उनके खिलाफ जरूर कोई साजिश हो रही है। मीडिया उन्हें एक विलेन बनाने पर तुली हुई है, जबकि असल में कोटक और उनके एम्प्लॉयज ने उनके साथ बदसलूकी की है। ऊपर से अब वो टीवी पर आने लगे थे तो मामले ने और तूल पकड़ लिया था। उनके बारे में इंटरनेट पर नेगेटिव खबरें फैल रही थी। उन्होंने दिन रात एक करके भारत पे को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नीचे गिराने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अशनीर ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन छुट्टी लेकर आराम से बैठा जाए, बाद में मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। भाविक, सुहेल और सुमित ने उन्हें बोला कि वो बोर्ड मीटिंग में उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इसी बीच अशनीर ने रजनीश कुमार को प्रोफेशनल डायरेक्टर हायर किया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे, जिनसे अशनीर उस साल के शुरुआत में मिले थे। रजनीश को 50 लाख की एनुअल फीस और 2 करोड़ के ESOPs मिलने वाले थे, लेकिन अपने काम के पहले ही दिन उन्होंने अशनीर से ESOP की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ करने को कहा। यह उनकी बुरी नीयत की निशानी थी, जिसे अशनीर को पहले ही समझ जाना चाहिए था। रजनीश कुमार अशनीर की चौथी हायरिंग मिस्टेक थे। बाकी 3 थे सुहेल, सुमित और जसनीत। रजनीश ने कमेंट किया कि ऑडियो फाइल और लीगल नोटिस का मामला कुछ ज्यादा ही तूल पकड़ रहा है। उन्होंने कोटक के हाई लेवल पर बैठे शख्स से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि
वो खुद कोटक के फंड बोर्ड में थे। अशनीर ने सोचा कि चलो मामला अब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये तो बस अभी शुरुआत थी। द अल्टीमेट डिसेप्शन। अशनीर का भारत पे को छोड़ना स्टार्टअप बिजनेस की दुनिया में विवादों से घिरा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था, और इसके पीछे मीडिया और उनके अपने इन्वेस्टर्स का बड़ा हाथ था, जिन्होंने अशनीर के खिलाफ साजिश रची थी। हम अब उन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके चलते अशनीर को बाहर होना पड़ा। तो ये कुछ किरदार और अशनीर के खिलाफ और उनके मकसद हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जो घटनाएं घटी हैं वो अशनीर के अनुसार हैं। शाश्वत नाकरानी। 20 साल का ये आईआईटी दिल्ली का ड्रॉप आउट सही समय पर सही पोजीशन पर पहुंच गया था। उसने बैठे बैठे करोड़ों कमाए। शाश्वत बड़ी आसानी से सुहेल की बातों में आ गया था, जिसने अशनीर के खिलाफ चाल चली थी। उसने एक यंग को फाउंडर डायरेक्टर और शेयर होल्डर के एग्रीमेंट एसएचए पर साइन करने की अथॉरिटी होने के नाते दूसरों की बातों में आकर अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया था। शाश्वत का बोर्ड मीटिंग या भारत पे को इन्वेस्टमेंट दिलाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उसे इनसिक्योरिटी तो हुई ही होगी, क्योंकि अशनीर ही कंपनी का इकलौता चेहरा थे। अशनीर लगातार मेहनत कर रहे थे और इन्वेस्टर्स के सामने शाश्वत को कवर करते जा रहे थे, ताकि शाश्वत आईआईटी दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी कर सके। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले के दौरान शाश्वत ने एक बार भी अशनीर की कॉल नहीं उठाई। भाविक कोलाडिया। अशनीर को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि भाविक ने भी उनकी पीठ पर छुरा घोंपा। अशनीर खुद को जूलियस सीजर से कंपेयर कर रहे थे, जिन्हें उनके अपने ही बेटे ब्रूटस ने मार डाला था। यहाँ ये बात नोट करने लायक है कि भाविक पर यूएस में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का मामला चला था, और जब इस फ्रॉड के चलते उन्हें इंडिया आने पर मजबूर होना पड़ा तो ये एक मौका था उनके लिए। वो खुद को सुधारने का एक मौका ढूंढ रहे थे। सिर्फ अशनीर ही थे जिन्होंने भाविक को ये मौका दिया था, और इसलिए उन्होंने शाश्वत को भारत पे का आइडिया भी बताया और को फाउंडर बनाया। भाविक अशनीर के घर मालवीय नगर में पूरे साल भर बिना किराया दिए रहे थे। अशनीर की वाइफ माधुरी ने भाविक की वाइफ को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए का लोन दिया था। तो क्या उस रात जब वो लोग ड्रिंक कर रहे थे, सुहेल और सुमित ने भाविक के दिमाग में अशनीर के खिलाफ जहर भरा था, या फिर उन्होंने भाविक से वादा किया था कि एक बार अशनीर कंपनी से निकल जाएगा तो उसे अपने शेयर्स वापस मिल जाएंगे? सुहेल समीर। शायद वो इसलिए इनसिक्योर था क्योंकि अशनीर ने कहा था कि वो लोग एक नया सीएफओ रखेंगे, जो कि सुहेल ने सोचा होगा कि उसके काम में टांग अड़ाएगा। अशनीर ने सुहेल को 11 करोड़ की ईएसओपी दी, जो उसे 1 साल बाद मिलने वाली थी। किसी भी इंडियन स्टार्टअप में आज तक इतनी बड़ी रकम किसी को नहीं दी गई है। अशनीर ने सुहेल को सीईओ और बोर्ड में डायरेक्टर भी बनाया, और बदले में अशनीर को क्या मिला? धोखा। अशनीर ड्रिंक नहीं करते और सुहेल ने इस बात का पूरा फायदा उठाया। वही था जो भाविक और शाश्वत को ड्रिंक पर इनवाइट करता था और अशनीर के खिलाफ उन्हें भड़काता था। सिकोया। शुरुआत में सिकोया भारत पे में इन्वेस्ट करने से पीछे हट रहा था, लेकिन इन्वेस्ट करने के बाद वो 19% रेट के साथ सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उनकी इक्विटी थी $500 मिलियन की। सिकोया के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह 10 सालों तक पाइन लैब्स में इन्वेस्ट करते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि पाइन लैब्स अपना आईपीओ लाएगी और सिकोया को बहुत बड़ा रिटर्न देगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि अशनीर ने पोस्ट पे और बैंकिंग लाइसेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी जान लगा दी थी। हालांकि जब अशनीर ने रिजाइन कर दिया था तो सिकोया को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था, भारत पे और पाइन लैब्स को मर्ज करके। अगर वो कंपनी में होते तो इस डिसीजन को कभी भी हरी झंडी नहीं दिखाते। मिली मलका। उन्हें लगता था कि यूएस फंड्स जो भारत पे में इन्वेस्ट हुए थे सबसे पहले उनकी वजह से ही हुए, लेकिन क्या वो इस बात को लेकर चिंतित थे कि अशनीर की प्रॉब्लम के चलते भारत पे का लाइसेंस रद्द हो सकता है, या फिर वो अंदर ही अंदर इस बात से दुखी थे कि अशनीर ने शार्क टैंक ज्वाइन कर लिया है और एक पब्लिक फिगर बन गए हैं, इसलिए शायद वो सोच रहे होंगे कि अशनीर को उसकी सही जगह दिखाई जाए। रजनीश कुमार।
वे एसबीआई के फॉर्मर चेयरमैन थे जिन्हें अशनीर ने प्रोफेशनल डायरेक्टर के तौर पर हायर किया था और बोर्ड में इनवाइट किया, लेकिन रजनीश ने आते ही दिखा दिया था कि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है। कंपनी के विजन से उनका कोई लेना देना नहीं है। अशनीर ने शायद इस बात को कम आंका था। काम के पहले ही दिन रजनीश ने डिमांड रखी कि उनका ईएसओपी 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया जाए। यहां तक कि उन्होंने अशनीर से यह भी कहा कि वो उन्हें डीएलएफ गोल्फ कोर्स की फ्री मेंबरशिप दिलाए। सुमित सिंह, वो जनरल काउंसिल थे जो अशनीर की वजह से ही अपने पहले फॉरेन ट्रिप पर गए थे। सुमित शायद इस बात से चिढ़े बैठे थे कि जैसी लाइफस्टाइल की उन्हें ख्वाहिश थी अशनीर ने उन्हें नहीं दी। शायद वो तभी से बदले की फिराक में थे जब अशनीर ने उनसे पूछा था कि जब से वो जीसी बने हैं कंपनी की लीगल कॉस्ट क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। सुमित एक लॉयर थे, लेकिन उन्हें गलतफहमी थी कि वो बिजनेस मैटर्स हैंडल करने में एक्सपर्ट हैं। अशनीर की नजर में सुमित डींगे मारने वाला और पीठ में छुरा घोंपने वाला शख्स था जो अशनीर की कामयाबी से जलता था। ये तो रहे वो लोग जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं कि कैसे इन्होंने अशनीर के खिलाफ साजिश रची। अशनीर ने इसे 6 फेजेस में समझाया है। फेज 1, जनवरी 16 से 19 तक अशनीर को टेम्पररी लीव पर भेजकर बोर्ड का कंट्रोल लेना। अशनीर ने सोचा कि शायद 14 जनवरी को ही अनरिकॉर्डेड मीटिंग में उनकी वॉलंटरी लीव को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। उन्होंने 17 जनवरी 2022 मंडे को वापस ऑफिस जाने का फैसला किया। उन्होंने मिकी मल्का को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि वो ऑफिस आ रहे हैं। मिकी ने जवाब में 6 शर्तें रखी थी, जैसे कि पहले बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होगी और कुछ रिस्क असेसमेंट करना होगा। इससे अशनीर को साफ समझ में आ रहा था कि यह सब कोटक मामले से जुड़ा हुआ नहीं था। 18 जनवरी को उनकी जूम पर बोर्ड मीटिंग हुई। मिकी ने प्रपोजल रखा कि अगर अशनीर वॉलंटरी लीव ले ले तो भारत पे के लिए काफी अच्छा रहेगा। अशनीर ये देखकर और भी शॉक्ड रह गए कि शाश्वत, सुमित और सुहेल भी इस बात से सहमत थे। वो सब कुछ दिन पहले ही उनके घर पर मौजूद थे और बोल रहे थे कि वो उनके लीव प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। भाविक ने कमेंट किया कि वो उसे छुट्टी पर क्यों भेजेगा, हमें अशनीर की सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन बाद में भाविक भी दूसरों की हाँ में हाँ मिलाने लगा और कहा कि अशनीर को छुट्टी पर भेजने का आइडिया बुरा नहीं है। रजनीश कुमार को हालांकि वोट देने का हक नहीं था, तो भी वो इस बात के पक्ष में थे कि टीम अगर अशनीर को छुट्टी पर भेजना चाहती है तो ये सही डिसीजन है। सुहेल ने भी ये डिमांड रखी कि माधुरी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। उसने कहा कि इन्वेस्टर्स हर्षजीत और मिक्की भी माधुरी को कंपनी से बाहर करना चाहते हैं। फेज 2, जनवरी 19 से 26, लॉयर और अकाउंटेंट को हायर करना। अशनीर की टेम्पररी लीव को परमानेंट लीव में बदलने का प्लान बनाना। 18 मिनट की इस मीटिंग में यह पढ़ा गया कि अशनीर ने वॉलंटरी लीव की रिक्वेस्ट की है, जो कि असल में अशनीर ने कभी की ही नहीं थी। इसमें यह भी बताया गया कि माधुरी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन यह एकदम इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि माधुरी ने रेजिग्नेशन लेटर तक नहीं दिया था। अशनीर ने बोर्ड को यह लिखा कि भाविक, जो न तो शेयर होल्डर है और ना ही कंपनी के एम्प्लॉय, आखिर किस बेस पर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अशनीर ने यह भी पूछा कि आखिर क्यों उन्हें छुट्टी लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अशनीर के इन सवालों का जवाब किसी ने नहीं दिया, बल्कि अशनीर को सुहेल की एक मेल मिली कि माधुरी को टेम्पररी लीव पर डाला जा रहा है क्योंकि वो लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यानी अशनीर की तरह ही वो भी अब ऑफिस नहीं जा सकती थी। भाविक और अशनीर पंचशील क्लब में मिले। भाविक ने बताया कि उन्हें कोई नॉलेज नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है, ये सब सुहेल की प्लानिंग है। अशनीर ने भाविक को याद दिलाते हुए कहा कि 18 जनवरी को हुई बोर्ड मीटिंग में क्या भाविक ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। अशनीर को लगा कि शायद भाविक बस ये जानना चाहता था कि अब अशनीर आगे क्या करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाविक वाकई में कोई एक्शन लेना चाहता है तो उन्हें शाश्वत से बात करके सुहेल को बोर्ड से हटाना चाहिए। भाविक मान गए, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फेज 3, 26 जनवरी से 18 फरवरी तक एक फेक इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ मीडिया में लीक करके अशनीर और माधुरी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करना। फेज 4, 18 फरवरी से 1 मार्च
माधुरी को बड़ी आसानी से हटा देना, जो कि SHA के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं थी। मीडिया में बातें लीक करते रहना और अश्नीर को SHA के अंडर हटाने के कारण ढूंढना। फेज 5, मार्च 1, द एंड गेम। इतना सब होने के बाद अश्नीर ने डिसाइड कर लिया था कि अब बस बहुत हो गया। वो अपने दुश्मनों को अब और मौका नहीं देंगे, बल्कि खुद रिजाइन करके कंपनी से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि पिछले 3.5 सालों से जिस कंपनी को खड़ा करने और सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया था, उसी कंपनी को छोड़ते हुए आज उन्हें बेहद तकलीफ हो रही है। जनवरी से अश्नीर और उनकी फैमिली पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है। वो अपने ही मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के खिलाफ लड़कर अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं और इस पूरे वाकये के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान भारत पे को हुआ है। अश्नीर ने चैलेंज देते हुए कहा कि इस बात से कोई इनकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता कि आज भारत पे जहां पर है, अश्नीर ग्रोवर की वजह से है। अश्नीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। अब हम इसे खत्म करते हैं। ये अश्नीर के आखिरी शब्द थे। 1 मार्च 12:03 सुबह अश्नीर ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेजा। वो इस खास वक्त का इसलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनके कई रेस्ट्रिक्टेड शेयर्स फरवरी एंड तक रिलीज होने वाले थे। उस पैसे पर उनका पूरा अधिकार था और वो अपने दुश्मनों को कोई मौका नहीं देना चाहते थे कि वो उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीने। उस सुबह अश्नीर ने टीवी पर 2 इंटरव्यू दिए, एक ET नाउ पर और दूसरा CNBC TV 18 पर। उन्होंने देखा कि शिरीन भान अपने ईयरफोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही थी। अश्नीर को लग रहा था कि शायद उनके खिलाफ साजिश करने वालों ने शिरीन को भी खरीद लिया था, क्योंकि इंटरव्यू वीडियो में ये बात साफ साफ नजर आ रही थी। फेज 6, 1 मार्च के बाद मीडिया में फेक न्यूज देकर अश्नीर को पब्लिक ट्रायल पर रखना। अश्नीर की ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल के बारे में अफवाहें फैलने लगी। जहां तक कि उनकी लग्जरी गाड़ियों का सवाल है, तो अश्नीर ने बताया कि वो गाड़ियां उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हैं। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फेक न्यूज ये थी कि उनके पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल है। अश्नीर के एक कलीग जब उनके घर आए थे तो अश्नीर ने उन्हें यह कहा कि यह टेबल बहुत भारी है। भारी से उनका मतलब है कि टेबल 150 किलो की है, लेकिन मीडिया में भारी का मतलब महंगा कर दिया गया और टेबल को 150 किलो के बजाय $1,50,000 का बता दिया गया। अगर अश्नीर के पास 10 करोड़ रुपए होते तो वो उसे भारत पेपर लगाते और उन हजारों लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते जिन्हें अपने परिवार का पेट भरना है। वो खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए वो इनका दर्द बेहतर समझते हैं। और इस तरह अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे से ऑफिशियली रिजाइन कर दिया, लेकिन वो आज भी $240 मिलियन वर्थ की 8.43% इक्विटी के साथ कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। और अब वो मोड़ जिसे हम कहते हैं कंक्लूजन। आइए हमने अभी तक जो पढ़ा और सुना उसे और भी समराइज वे में समझते हैं। तो आपने इस समरी में अश्नीर ग्रोवर की क्रेजी स्टोरी जानी, लेकिन इससे उन्हें दुनियादारी का पता चल गया कि कौन उनके सच्चे दोस्त हैं और कौन नहीं। बेशक इतने सालों में उन्हें जो अनुभव हुए उसने उन्हें सिखाया कि असली दोगलापन क्या होता है। उनके लिए दोगलेपन का मतलब है सक्सेस में फेलियर और फेलियर में सक्सेस। भारत पे से अलग होना उनके लिए एक ऐसा सबक था जिसने उन्हें सिखाया कि लाइफ में उनके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, और उन्हें हर मुश्किल घड़ी में शांत और समझदार बने रहने के मौके दिए। तो अश्नीर अपनी इस बुक के जरिए अपने रीडर्स तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि वो एक बुरे हादसे का शिकार हुए हैं, या वो अपने रीडर्स के सामने एक सुपर हीरो की इमेज रख रहे हैं जो कभी हार नहीं मानता? असल में वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि रीडर्स उनकी स्टोरी से कनेक्ट करें, उनके एक्सपीरियंस से सीखें, और वो चाहते हैं कि हम उनके सक्सेस और उनके फेलियर से 5 सबक सीखें। जितने पैसे आप इस बुक को खरीदने पर खर्च करते, उसके बदले आप बियर या पिज्जा ले सकते थे। उनकी कहानी जानने के लिए आपने अपना जो कीमती वक्त दिया है उसे आप कहीं और यूज कर सकते थे। इसीलिए अश्नीर ये मानते हैं कि एक रीडर होने के नाते आपका उन पर एहसान है, और इस एहसान की भरपाई वो आपको ऐसे वैल्यूएबल लेसन्स देकर करना चाहते हैं जो आपका फ्यूचर संवार सके।
तो ये हैं वो 5 लेसन्स जो हम उनकी सक्सेस से सीख सकते हैं। पहला, आपके अंदर एक आग होनी चाहिए। आप जो लाइफ में चाहते हैं, आपके अंदर उसे पाने की भूख होनी चाहिए। अशनीर एक आम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि गरीबी इंसान को कुछ कर दिखाने की हिम्मत देती है, क्योंकि जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो आप दुगनी मेहनत करते हो। अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखो। दूसरा, एक स्टेबल जॉब के भरोसे आप अमीर नहीं बन सकते। अशनीर ये नहीं कहते कि जॉब करना गलत बात है। उनके पिता सीए थे और उनकी माँ टीचर। उन्होंने खुद 9 साल जॉब की है। लेकिन असली बात तो यह है कि अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपकी रेगुलर जॉब से वो पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आप में एक बिजनेसमैन बनने का सब्र और भूख है तो आप इतना कमा सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तीसरा, अपने अंदर एक ऐसा इंसान बनने की इच्छा रखो जो ज्यादा सक्सेसफुल हो। हम अक्सर बच्चों को अमीरों से बचकर रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे बच्चे कहीं बिगड़ न जाएं। लेकिन अशनीर इसके एकदम अपोजिट सोचते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर हैं। अगर अमीर आदमी आपको घर इनवाइट करे तो जरूर जाओ, उसकी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो और सीखो कि वो कैसे सब कुछ अफोर्ड करता है। इससे आपको ये सोचने का मौका मिलेगा कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। चौथा, दूसरों को भी काम सौंपो। एक फाउंडर का काम है लोगों को टास्क देना ताकि वो कंपनी के बड़े काम पर फोकस कर सके। स्कूल में हमें इंडिपेंडेंट और स्किल्ड बनना सिखाया जाता है, लेकिन हमें यह नहीं सिखाया जाता कि लोगों को कैसे मैनेज करें। एक लीडर कोई वन मैन आर्मी नहीं होता। उसे अपना माइंडसेट काम करने से लीड करने पर शिफ्ट करना चाहिए। पांचवा, ये मत सोचो कि किसी इंसान ने किसी स्पेशल मौके पर तुम्हारे लिए क्या किया। ये मत सोचो कि अगर ये चीज आज नहीं हुई तो फ्यूचर में भी नहीं होगी। दूर की सोचो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर एक वीसी ने सीरीज ए के समय भारत पे में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, तब भी अशनीर उन्हें सीरीज डी के लिए फिर से अप्रोच करते थे। एक फाउंडर के तौर पर आपको अपनी स्टोरी सबके सामने रखनी चाहिए, चाहे वो सीईओ हो, इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स या फिर लो रैंकिंग एम्प्लॉइज हों, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए बेटर है कि जितना हो सके आप अपनी स्टोरी को फैलाओ। सिर्फ अपना फायदा मत देखो, बल्कि सहयोग करके चलना सीखो। अब हम यहाँ उन 5 लेसन्स की बात करेंगे जो अशनीर ने अपने फेलियर से सीखे। पहला, अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप पर फोकस रखो। यही आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे खरीदने वाला आपका कस्टमर है, लेकिन ऐसे कई कारण हैं कि आपके को फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, एम्प्लॉइज और कॉम्पिटिटर्स आपके और आपके कस्टमर्स के बीच में आ जाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं उन सबको अपनी कमाई में हिस्सा देने के लिए? सबको देने के बाद आपके पास जो बचता है वो आपका प्रॉफिट है। तो क्या आप इस प्रॉफिट से खुश हैं? दूसरा, इन्वेस्टर भगवान नहीं है। एक एम्प्लॉय आपको अपनी मेहनत देता है, फाउंडर ग्रोथ देता है और इन्वेस्टर का काम है कैपिटल देना। तो इन्वेस्टर सबसे ऊपर कैसे हो गया सिर्फ इसलिए कि उसने पैसा लगाया है? ये मत भूलो कि कंपनी की सक्सेस आपके कस्टमर्स के साथ आपके रिलेशनशिप पर बेस्ड है। आप इन्वेस्टर्स के नौकर नहीं हैं और ये बात उन्हें बताना जरूरी है। तीसरा, अपनी फैमिली में से किसी को बोर्ड में सीट दो। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को कॉपी मत करो। इंडिया में जितने भी बड़े सक्सेसफुल बिजनेस हैं फैमिली ओन्ड हैं, यानी फैमिली मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हैं। यहाँ तक कि टेक इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े प्रॉफिटेबल बिजनेसेस भी फैमिली मेंबर्स मिलकर चला रहे हैं। आपके पास यूएस इन्वेस्टर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका कॉन्सेप्ट भी कॉपी कर लें। अच्छे और बुरे वक्त में सिर्फ आपकी फैमिली ही आपके काम आएगी, न कि आपके इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज और न ही 20-20 साल पुराने दोस्त। चौथा, जो आपका हक है उसे लेने में पीछे मत हटो। जब भी मौका मिले अपने स्टॉक्स को पैसों में बदलते रहो। एक फाउंडर होने के नाते आपके बैंक अकाउंट में कैश होना जरूरी है। अपने इन्वेस्टर्स से और शेयर मांगो। अपने एम्प्लॉयज को कभी उनकी एनुअल सैलरी से ज्यादा लिक्विडिटी मत दो। अशनीर ने ESOP होल्डर्स को इतना कैश दिया था जितना देश में किसी और फाउंडर ने नहीं दिया।
उन्होंने 80 से 250 गुना ज्यादा रिटर्न दिए, पर किसी ने भी इस पूरे मामले के दौरान एक बार भी अशनीर के सपोर्ट में कुछ नहीं कहा। 5वां, कुछ खास प्रोफेशन से सावधान रहो। ड्रग बेचने वाले, वैश्याओं, बैंकर, जर्नलिस्ट और लॉयर, ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां इंसान को सोच समझ कर डील करना चाहिए। ये आपके सामने कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, पर इनका असली चेहरा बाद में नजर आता है। जो कुछ अशनीर ने शेयर किया है, उसके साथ ही वो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। वो ये नहीं कहते कि खुद का बिजनेस मत करो, बल्कि सावधान रहो और हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। गलती सबसे होती है और गलती रिपीट मत करो। अशनीर जो बोलते हैं सीधे और बेबाक बोलते हैं। अब आप चाहें उन्हें पसंद करें या ना पसंद, यह आप पर है। अशनीर कहते हैं कि जब तक लोग उनकी स्टोरी सुनकर इंस्पायर होते रहेंगे और उनके सबक से सबक सीखेंगे, वो अपनी बुक को सक्सेसफुल मानते रहेंगे। उनकी कहानी से अगर आपकी जिंदगी में कोई पॉजिटिव बदलाव आता है तो अशनीर ग्रोवर इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि मानेंगे। इसी मोड़ पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है और मेरे ख्याल से आप राजी होंगे इस बात पर कि इस समरी में भर भर कर सीख है, सबक है, लेसन्स हैं, आइडियाज हैं। एक वर्ड में अगर आपको इस समरी के बारे में कुछ लिखना हो, जो इस समरी को पढ़कर आपको एक्सपीरियंस हुआ, तो वो वर्ड क्या होगा, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। और ये वादा कि बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। मगर हाँ, आपको भी ये वादा करना है कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ यानी कि गीगल के बारे में, और आज आपने इस समरी से जो कुछ भी सीखा वो एक शख्स के साथ तो शेयर करना ही करना है। करते हैं वादा। थैंक यू सो मच। चलिए फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना बेहतर ख्याल। सुनते रहिए गीगल समरीज एंड लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते रहिए। गिगलर अमित वाधवा का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।